हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स का अध्ययन किया। उसमें हमने क्या देखा कि मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मुख्य रूप से इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन का कार्य करती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन के लिए कुछ और ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो कि मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के साथ या फिर केवल यही संरचनाएं एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन का काम करती है। तो इनमें से टोटल 8 ये स्ट्रक्चर्स हैं: नेफ्रोसाइट्स, इनोसाइट्स, लेबियल ग्लैंड्स, यूरेट सेल्स, क्लोराइड सेल्स, एनस सैक, एनल ऑर्गन्स और मिडगट की गॉबलेट सेल्स। तो एक एक कर हम इन सभी एक्सेसरी ऑर्गन्स का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये इंसेक्ट में एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेफ्रोसाइट्स की। नेफ्रोसाइट्स के बारे में सर्वप्रथम कोवालस्की ने बताया कि ये स्टोरेज किडनी के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें हीमोलिम्फ से मटेरियल को स्टोर व सिक्वेस्टर करने की क्षमता होती है। हीमोसील में पाई जाने वाली ऐसी कोशिकाएं जो कि बॉडी से ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जिनका कि मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है उनको ले लेती हैं और शरीर से निकालने का कार्य करती हैं, उनको हम नेफ्रोसाइट्स कहते हैं। नेफ्रोसाइट्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: पेरिकार्डियल नेफ्रोसाइट्स या जिनको कि हम डॉर्सल नेफ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और वेंट्रल नेफ्रोसाइट्स या इंफ्रा इंटेस्टाइनल नेफ्रोसाइट्स। तो पहले हम बात करते हैं पेरिकार्डियल नेफ्रोसाइट्स की। पेरिकार्डियल नेफ्रोसाइट्स इंसेक्ट की बॉडी में डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये हार्ट के दोनों तरफ लेटरल साइड्स में लॉन्ग चेन के रूप में ये व्यवस्थित रहते हैं, और ये पाए जाते हैं ज़्यादातर इंसेक्ट्स में, अडल्ट में और इमेच्योर स्टेज दोनों में ही नेफ्रोसाइट्स उपस्थित होते हैं। पेरिकार्डियल नेफ्रोसाइट्स are derived from the dorsal most cardiac mesoderm, जिससे कि हार्ट और लिम्फ ग्लैंड्स दोनों ही बनती हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंत में हार्ट के चारों तरफ 120 पेरिकार्डियल सेल्स बन चुकी होती हैं, लेकिन लार्वा व अडल्ट पेरिकार्डियल नेफ्रोसाइट्स में इनकी संख्या केवल 40 होती है। अब यदि हम बात करें दूसरे तरह के नेफ्रोसाइट्स जिनको कि वेंट्रल नेफ्रोसाइट्स या गार्लैंड नेफ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ये एक नेकलेस ऑफ सेल्स के रूप में होते हैं जो कि ईसोफेगस को चारों तरफ से घिरे रहता है। इनको इसीलिए हम गार्लैंड नेफ्रोसाइट्स कहते हैं, और ये पाए जाते हैं ड्रोसोफिला में। और इनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, ये इनका कहाँ से बनते हैं? इनका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल होता है, और ये डेवलप करते हैं फ्रॉम अ सबसेट ऑफ प्रोसेफेलिक और हेड मीजोडर्मल सेल। अब यदि हम बात करें नेफ्रोसाइट्स की कि इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें और उसका किस प्रकार से यह कार्य करते हैं, तो इनका मुख्य कार्य है हीमोलिम्फ के कॉम्पोजिशन को मेंटेन करना, और वो किस तरह से? फिल्ट्रेशन के द्वारा। और ये फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है? एंडोसाइटोसिस के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंसिव इनफोल्डिंग के कारण लेबिरिंथ चैनल्स और लेक्यूनी का नेटवर्क बनता है, जो कि नेफ्रोसाइट्स के फुट प्रोसेसेस, नेफ्रोसाइट्स के बिल्कुल नीचे की तरफ जो संरचनाएं बनती हैं वहाँ उनको हम फुट प्रोसेसेस कहा जाता है। उनसे ये स्ट्रेंथन्ड होते हैं, इनको थोड़ा और मजबूती मिलती है, फ्लैंक्ड होते हैं उससे। इन चैनल्स की एंट्रेंस नैरो स्लिट्स की फॉर्म में होती है, जो कि स्पैंड होती है और सिंगल या डबल फिलामेंट से और स्पेशलाइज्ड फिल्टर्स बनाती है, जिसे कि हम नेफ्रोसाइट डायाफ्राम कहते हैं। नेफ्रोसाइट्स जो हैं ये, अगर हम इनकी संरचना के हिसाब से देखें तो ये पिनोसाइटिक होती हैं। अगर वर्टिब्रेट्स में इसी प्रकार की कोशिकाओं का हम अध्ययन करें तो वो फेगोसाइटिक होती हैं, जबकि नेफ्रोसाइट्स पिनोसाइटिक होते हैं। प्रत्येक नेफ्रोसाइट एक नेगेटिवली चार्ज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन में एनवेलप्ड होता है, घिरा रहता है, ताकि
हीमोलिम्फ और बेसमेंट मेम्ब्रेन व नेफ्रोसाइटिक डायाफ्राम के अक्रॉस फिल्टर हो सके, क्योंकि नेफ्रोसाइट्स में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये जो नेफ्रोसाइट में अभी आपको बताया कि डायाफ्राम बनता है, इन दोनों के अक्रॉस ही हीमोलिम्फ जो है वो फिल्टर होता है और फिल्टर होकर उससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो इनमें नेफ्रोसाइट्स में आ जाते हैं और लेक्यूनी के द्वारा ये एंडोसाइटोसाइज होता है। इस बैरियर से 10 से 12 nm डायमीटर के पार्टिकल्स ही एक्सक्लूड हो जाते हैं। नेगेटिवली चार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन एक चार्ज सेलेक्टिव फिल्टर की तरह काम करता है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हाई नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देता, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो ये हाई नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देता। नेफ्रोसाइट्स एंडोसाइटोसिस में प्रोडोजियसली एक्टिव होते हैं और नेफ्रोसाइट्स में ज़्यादातर एंडोसाइटोसिन लेक्यूनी में फिल्टर होने के बाद होता है। हालांकि नॉन फिल्टर्ड हीमोलिम्फ का एंडोसाइटोसिस नेफ्रोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस से भी कुछ हद तक हो जाता है। नेफ्रोसाइट्स की अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रोसाइट्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुतायत से पाए जाते हैं। नेफ्रोसाइट्स में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं और वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से इंसेक्ट्स में दो तरह के नेफ्रोसाइट्स जो है वो पाए जाते हैं, कुछ अडल्ट्स में, कुछ लार्वा में और कुछ जो है अडल्ट्स और लार्वा दोनों में पाए जाते हैं। तो हम दूसरी तरह की एक और स्ट्रक्चर्स जो कि असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कार्य करते हैं, इनको कहा जाता है इनोसाइट्स। इनोसाइट्स एक्चुअली हैं क्या? इनोसाइट्स लार्ज और स्ट्रॉ कलर्ड सेल्स हैं। ये सेगमेंटली अरेंज्ड होती हैं और अरेंज कहाँ होती हैं? फैट बॉडीज़ और ट्रैकिया के पास ज़्यादातर इंसेक्ट्स में ये अरेंज्ड होती हैं और इनका सिक्रेटरी फंक्शन भी है और इसके अतिरिक्त एक्सक्रीशन तो इनका कार्य है ही। ये एक तरह की जॉइंट हीमोसिलिक सेल्स हैं और ये सेल्स बॉडी कैविटी में या तो लूज एग्रीगेशन की फॉर्म में होती हैं और या फिर ये सेल्स बॉडी कैविटी में स्कैटर्ड होती हैं, बिखरी हुई होती हैं। ये सामान्यतः बॉडी टिश्यूज़, फैट बॉडी या इंटेग्यूमेंट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अगर कार्य की दृष्टि से हम देखें तो इनोसाइट्स सिक्रेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों प्रकार के कार्य करती हैं। इनोसाइट्स मोल्टिंग के समय क्यूटिकुलन फॉर्मेशन का कार्य करती हैं, इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स में इनोसाइट्स एक डाइसोन सिक्रीट करते हैं और मुख्य रूप से यदि हम देखें कि हनी बी के लार्वा और प्यूपा में वहाँ पर इनोसाइट्स काफ़ी पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें इनोसाइट्स की ओरिजिन की तो इनोसाइट्स ओरिजिन में एक्टोडर्मल होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स में पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय इनोसाइट्स में साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं। इनोसाइट्स का कार्य डिटॉक्सिफिकेशन और लिपिड प्रोसेसिंग, ये दो उसके कार्य होते हैं और इनोसाइट्स को हम या तो स्टेनिंग के द्वारा और या इन कोशिकाओं की क्लस्टर फॉर्म में रहने की क्षमता के कारण आसानी से अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम इनको पहचान सकते हैं। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ही इनोसाइट्स में हमें बहुत ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देते हैं और पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भरा हुआ होता है। इस तरह से हमने दो असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का इंसेक्ट्स में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं तीसरे एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन की। तो ये है, ये चित्र में आप देख सकते हैं कि ये इसमें इनोसाइट्स आपको बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप इनोसाइट्स को, ये आपको, ये इनोसाइट है और ये इनोसाइट्स है, ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी सेल्स हैं और इनको ये अपनी स्ट्रक्चर से और स्टेनिंग के द्वारा इनको बहुत अच्छे से पहचाना जा सकता है। अब हम बात करते हैं अदर एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये है लेबियल ग्लैंड्स। लेबियल ग्लैंड्स एक्चुअली हैं क्या, पाई कहाँ जाती हैं?
कि ऑर्डर कोलम्बुला और थाइसेन्यूरा में सेफेलिक रीजन में प्रीट्रिब्यूलर ग्लैंड्स होती हैं और ये ग्लैंड्स जो हैं इकट्ठी होकर ये कलेक्टिवली लेबियम के बेस पर, लेबियम के आधार पर खुलती हैं, इसीलिए हम इनको लेबियल ग्लैंड्स कहते हैं। लेबियल ग्लैंड्स का जैसा कि आप संरचना में देख रहे हैं, यदि हम देखें तो लेबियल ग्लैंड्स को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है इसके सैक्युली, ये है सैक्युली, और फिर है लेबिरिंथ, लेबियल से निकलने वाला रीजन, और तीसरा भाग इसका जो है वो डॉर्सल लूप होता है। और ये तीनों हिस्से जो हैं मिलाकर लेबियल ग्लैंड का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सैक्युली का रीजन ये एंटीरियर रीजन है, ओवल होता है और ये फ्लैटन कॉलमनर सेल का बना हुआ होता है। अगर हम बात करें लेबिरिंथ की, तो लेबिरिंथ मिडिल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन ऑफ लेबियल ग्लैंड है और डॉर्सल लूप जो इसका डिस्टल शॉर्ट कॉन्वोल्यूटेड लोब्यूलर रीजन है उसको डॉर्सल लूप कहा जाता है। लेबिरिंथ में डॉर्सल लूप मेल्पीजियन ट्यूब्यूल जैसी कोशिकाओं से बने होते हैं। सैक्युली लेबिरिंथ में खुलता है। लेबिरिंथ में डॉर्सल लूप एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं और ये कॉमन डक्ट जो है ये लेबियम के आधार पर खुलती है। यदि आप इसमें चित्र में देखें तो ये सैक्युली खुलता है लेबिरिंथ में, लेबिरिंथ खुलता है डॉर्सल लूप में और ये डॉर्सल लूप फिर फाइनली जाकर ये एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं और ये कॉमन डक्ट जो है जाकर ये लेबियम के बेस पर खुलती है। लेबियल ग्लैंड्स का एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटली भी लैब्स में भी प्रूव हो चुका है कि इनका फंक्शन एक्सक्रीशन का है। अब हम बात करते हैं यूरेट सेल्स की कि यूरेट सेल्स क्या है। कुछ फैट बॉडी सेल्स यूरिक एसिड के ग्रैन्यूल्स को अपने भीतर स्टोर करके रखते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो ये कॉकरोच के निम्फ की यूरेट सेल्स हैं, तो ये अपने अंदर यूरिक एसिड के ग्रैन्यूल्स को स्टोर करके रखती हैं, इसीलिए इनको यूरेट सेल्स कहा जाता है। मेल्पीजियन ट्यूब्यूल की अनुपस्थिति में यूरेट सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का कार्य करते हैं, जैसे कि कोलम्बुला में, लेपिज्मा और हायर इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच और लॉकस्ट के निम्फ में, हनी बी के लार्वा में और आंट्स में यूरेट सेल्स एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के लिए स्टोर हाउस का काम करती हैं। ये सब्सटेंस मुख्य रूप से यूरिक एसिड के ग्रैन्यूल्स होते हैं और यह एम्ब्रियोनिक अवस्था से ही अपनी उपस्थिति दर्शाने लगते हैं। अगर पोस्ट एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के समय की बात करें तो उस समय धीरे धीरे ये यूरेट सेल्स जो हैं ये इनमें यूरिक एसिड के ग्रैन्यूल्स का आकार बढ़ने लगता है, क्योंकि इनके अंदर यूरेट सेल्स का आकार बढ़ता है क्योंकि इनके अंदर यूरिक एसिड कंटेंट जो है वो बढ़ने लगता है। एपिस में, लार्वा में और प्यूपा में यूरिक एसिड यूरेट सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इनमें एपिस में, अडल्ट में यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि क्यूलेक्स, एडीज, ब्लैटेला, डिटिस्कस, बॉम्बेक्स, कई बीटल्स, बग्स और लैपिडोप्टेरा के लार्वा में यूरिक एसिड फैट बॉडी यूरेट सेल्स या एपिडर्मल सेल्स में स्टोर्ड व क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। जब इंसेक्ट स्टार्वेशन की अवस्था में होता है, लंबे समय तक उसको भोजन प्राप्त नहीं होता, उस समय यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसको भोजन मिलता है तो फीडिंग के पश्चात मेल्पीजियन ट्यूब्यूल के द्वारा इसको यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। कुछ इंसेक्ट्स में फैट बॉडी सेल्स यूरिक एसिड को सिंथेसाइज करने में भी सक्षम होती हैं। अतः यूरेट सेल्स में यूरिक एसिड के जो ग्रैन्यूल्स उपस्थित होते हैं वो उनके स्वयं के मेटाबॉलिज्म के भी हो सकते हैं और ट्यूब स्टोरेज एक्सक्रीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी प्रावस्था हो सकती है। अब एक और सेल्स पाई जाती है इंसेक्ट्स में, क्लोराइड सेल्स। ये क्लोराइड सेल्स जो हैं ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालने का काम करते हैं और ये पाई कहाँ जाती हैं, ज़्यादातर फ्रेश इंसेक्ट्स में, फ्रेश वाटर इंसेक्ट्स में। फ्रेश वाटर इंसेक्ट्स जैसे कि ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा, प्लैकोप्टेरा और हेट्रोप्टेरा में
इंटेग्यूमेंटल क्लोराइड सेल्स होती हैं। एफीमेरोप्टेरा के लार्वा में पूरी बॉडी सरफेस पर क्लोराइड सेल्स पाई जाती हैं और ट्रैकियल गिल्स पर भी ये एफीमेरोप्टेरा में कंसंट्रेटेड होती हैं और इसके अतिरिक्त ये एब्डोमिनल टर्जाइट और स्टर्नाइट पर भी लेटरल साइड्स में पाई जाती हैं। प्लेकोप्टेरा के लार्वा में क्लोराइड सेल्स ट्रैकियल गिल्स के वेंट्रोलेटरल पार्ट्स में कंसंट्रेटेड होती हैं और इनमें टर्जाइट्स की वेंट्रल और डॉर्सल सर्फेस पर केवी फॉर्म, कॉनीफॉर्म या बल्बी फॉर्म क्लोराइड सेल्स पाई जाती हैं। थॉरेक्स की डॉर्सल साइड पर भी क्लोराइड सेल्स पाई जाती हैं और इसके अतिरिक्त सेकेंड व दूसरे इन स्टार नेम्स जो रहते हैं उनमें हेड पर भी क्लोराइड सेल्स पाई जाती हैं। एडल्ट्स की हम बात करें तो एडल्ट्स में हेड और लेग्स दोनों पर क्लोराइड सेल्स पाई जाती हैं और यदि हम इन क्लोराइड सेल्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये आयन ट्रांसपोर्टिंग कार्य क्षमता को दर्शाती हैं। क्लोराइड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स भी पाई जाती हैं। एक्सटर्नल मीडियम से इलेक्ट्रोलाइट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ऑस्मोरेगुलेटर फंक्शन को दर्शाती हैं। अब हम बात करते हैं अदर एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का। ये आप इस चित्र में देखें तो इसमें आप क्लोराइड सेल को बहुत स्पष्ट आपको दिखाई दे रही हैं। क्लोराइड सेल्स इसमें आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनल सैक की कि एनल सैक है क्या। थाइसैन्यूरा के इंसेक्ट्स जैसे कि फायरबॉट, थ्रेमोबिया में हाइंडगट को 3 भागों में बांटा जा सकता है, इलियम, रेक्टम और एनल सैक। अब ये जो एनल सैक होता है, ये एनल सैक पूरा एयर से भरा रहता है और वाटर वेपर अपटेक का काम करता है, अपटेक साइट का कार्य करता है। एनल सैक की वॉल हाईली कन्वोल्यूटेड होती है, वह एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर से बनी होती है। इंटरनली एनल सैक की वॉल जो है वो थिन क्यूटिकल द्वारा लेयर्ड रहती है, आस्तारित रहती है और एक्सटर्नली इस पर एक मसल सेल का कोट रहता है और एपिथेलियम व क्यूटिकल के बीच में एक बड़ा स्पेस होता है जिसको कि सब क्यूटिकुलर स्पेस कहा जाता है। एपिथेलियल सेल्स में एपिकल मेम्ब्रेन की बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं और इनमें फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती हैं। एनल सैक के कारण ही थर्मोबिया 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर भी एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी तरह से एक और है एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एनल ऑर्गन्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये एनस के दोनों तरफ पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं एक्वेटिक ब्रैकिसीरन और साइक्लोराफा के लार्वा में। एनल ऑर्गन्स का मुख्य कार्य बाह्य मीडियम से हीमोलिम्फ में सोडियम व पोटेशियम अपटेक की साइट का मुख्य कार्य करते हैं। और लास्ट जो है एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती हैं मिडगट गॉबलेट सेल्स। यदि हम देखें कि इसमें लेपिडोप्टेरा के लार्वा में गॉबलेट सेल्स जो हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मेटल्स और लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हीमोलिम्फ से मिडगट की ल्यूमन में एक्सक्रीट करती हैं और वहाँ से फिर ये बॉडी से इनको बाहर पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ मिडगट की गॉबलेट सेल्स जो हैं वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का कार्य करती हैं। इस प्रकार से हमने ये देखे कि इंसेक्ट्स में मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के अतिरिक्त अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग अवस्थाओं में ये 8 प्रकार के एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हैं वो एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं और एक्सक्रीशन में सहयोग करते हैं। तो इसके साथ ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर यानी कि मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स और उसके अतिरिक्त टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इंसेक्ट्स में एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम स्टडी कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात करेंगे। थैंक यू।